Bismillahirrahmanirrahim, and the class continues. The class is regarding the one of the toughest, nahi, rather the toughest question of the whole reading module, and three different names are given to this question. ये मैं कोशिश करूंगा the whole lecture I should work on in Urdu language so that many people who are from my country Pakistan they could better understand the question. And I never make मैं कभी नहीं बनाता reading the videos. लेकिन मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को बना रहा हूँ बिकॉज एक्चुअली द हेडिंग द पैराग्राफ क्वेश्चन तीन नाम है इसके हेडिंग द पैराग्राफ हेडिंग द पैरा नंबर 2 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड नंबर 3 is known as which para contains this information so three different names तीन different नाम देता है एग्जामिनर और ऑलमोस्ट एक ही तरह के पैटर्न पे ये क्वेश्चन हल होते हैं. How to handle this question and how to do it, understand की जगह how to do इस सवाल को कैसे करना. सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, people always search for their answers in the paragraphs. ये पहली बात याद रखिएगा, कभी भी आंसर पैराग्राफ के अंदर नहीं होता, आंसर हमेशा हेडिंग के अंदर होता. What people do, नॉर्मल और कॉमन मिस्टेक क्या है, वो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ते रहना. इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते रहते हैं, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसकी एक समरी बनाते हैं. इसकी जो समरी बनाते हैं उस समरी को कंपेयर करते हैं अपनी हेडिंग्स के साथ. नॉर्मली होता क्या है, एग्जामिनर हर पैराग्राफ के अंदर, मेरी बात को याद रखिएगा, एग्जामिनर हर पैराग्राफ के अंदर 1 2 3 यानी कि 1 से लेके 3 तक बातें करता है. 1 से लेके 3 तक के जो आपके एजेंडास होते हैं ना हर पैराग्राफ के, इनमें से कोई एक, इन 3 एजेंडास में से, इन 2 एजेंडास में से कोई एक हेडिंग के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. फॉर द पर्पस लोग करते क्या है, वो पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसकी एक समरी बनाते हैं, उसके अंदर हाईलाइटिंग करते हैं क्या क्या बात डिस्कस हो गया, फिर उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं इन हेडिंग्स के अंदर. दिस हैज टू लॉसेस, इसके 2 नुकसान है. पहला नुकसान ये है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है एंड एग्जाम में आए हुए ये 6-7 सवाल अगर आप करने पहले बैठ जाए तो शायद आधा एग्जाम ही रह जाए, एंड पे करते हैं तो क्वेश्चन रह जाते हैं. सो दिस कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम. इस टाइम कंजम्पशन की वजह से क्वेश्चन पूरा नहीं होता. सेकेंडली, उन 3 आइडियाज को निकालना उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है जिनकी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज फ्रॉम background, ऐसा background is for an example he is not from the modern school, for an example, he is not well educated, he is a matriculate person. If he comes up in the reading exam, मुसीबत बन जाती है उसके इन क्वेश्चंस को करना. तो आई एम गोइंग टू टेल यू द राइट अवे, द स्ट्रेट मेथड, जिससे आपका आंसर इंशाल्लाह 90% एक्यूरेट होगा. मैं कह रहा हूँ कि जो कॉमन मिस्टेक है वो लोग क्या करते हैं, द कॉमन मिस्टेक व्हिच पीपल डू, in the common mistake which people do in the exam in this specific question of heading the paragraph, वो ये है कि लोग जो अपना आंसर है ना वो यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर ढूंढ रहे होते हैं. इस तरह नहीं है, आपका आंसर यहाँ पड़ा हुआ है इन हेडिंग्स के अंदर. इन हेडिंग्स के अंदर आपका आंसर पड़ा हुआ है. व्हाट यू शुड डू, आपको करना क्या है. अब मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ. नंबर 1, रीड द हेडिंग. रीड हेडिंग्स. आपको जो हेडिंग्स दी हुई है उनको पढ़ें अच्छे तरीके से, उन हेडिंग्स को पढ़ें अच्छे तरीके से. नंबर 1, जब इन हेडिंग्स को पढ़ लेना तो इन हेडिंग्स को आइडेंटिफाई द कोड. हर हेडिंग का कोड, असल बात क्या हो रही है हेडिंग में उसको निकाल. रीड द हेडिंग एंड आइडेंटिफाई द कोड. उस हेडिंग के अंदर बात क्या हो रही है उसको निकाल लें. मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ इस तरह, जरा देखिएगा हेडिंग नंबर 1 को, गेटिंग फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन. अगर ये किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ का हेडिंग होगा तो उस पैराग्राफ के अंदर कम से कम प्रोडक्शन के लिए पैसे का जिक्र होना जरूरी है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना है कि अगर फाइनेंस का वर्ड नहीं होता तो यहाँ जहाँ पे इसका आंसर, अगर ये किसी पैराग्राफ का हेडिंग होगा तो वहां पे फाइनेंस का जिक्र नहीं होगा तो मनी का जिक्र जरूर होगा. वहां पे एक फाइनेंशियल फिगर जरूर होगी, और चूंकि ये प्रोडक्शन के लिए तो फिगर छोटी नहीं होनी चाहिए, फिगर बड़ी होनी चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट. अब बच्चों को पता होना चाहिए कि बेनिफिट के सिनोनिम्स क्या हैं.
बेनिफिट के सिनोनिम्स होते हैं एडवांटेजेस, बेनिफिट के सिनोनिम्स होते हैं रिवॉर्ड, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, ऐसा बेनिफिट जो हमने सोचा नहीं था। अगर ये किसी पैराग्राफ का हेडिंग होता है ना, तो उसमें बेनिफिट जो कि आउट ऑफ बाउंड था, आउट ऑफ सीन था, आउट ऑफ माइंड था, उसका जिक्र जरूर होना चाहिए। इनिशियल इंस्पायरेशन, इनिशियल इंस्पायरेशन टू द न्यू प्रोडक्ट। इनिशियल इंस्पायरेशन का मतलब होता है बेसिक आइडिया, इनिशियल बेसिक स्टार्ट, इंस्पायरेशन आइडिया टू द न्यू प्रोडक्ट, स्टार्ट से लेकर। अब ये किसी पैराग्राफ का अगर हेडिंग होता है तो उस पैराग्राफ के अंदर शुरू से लेके प्रोडक्ट बनने तक का जिक्र जरूर होना चाहिए, बेसिक आइडिया का जिक्र जरूर होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले हेडिंग्स को रीड करना है और उसका कोर ले लें। फॉर एग्जाम्पल, द रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर डिवाइस। आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए रेंज का मतलब होता है वैरायटी। अब पोटेंशियल, फ्यूचर, प्रोस्पेक्टिव, कस्टमर्स क्लाइंट्स, कस्टमर्स कंज्यूमर्स, डिवाइस तो डिवाइस होगा बिकॉज यहाँ पे डिसोलिनेटर डिवाइस का नाम दिया हुआ है एज प्रोड्यूसिंग द क्लीन वाटर, तो यह जिक्र ही डिवाइस का है। तो डिवाइस के लिए कोई सिनोनिम अगर यूज हुआ भी तो मैक्सिमम जो सिनोनिम यूज होगा वो होगा क्या, डिवाइस और अ मशीन, है ना। तो इसको तो छोड़ दें। सो रेंज मीन्स द वैरायटी, पोटेंशियल, एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड, कस्टमर मीन्स कंज्यूमर्स। अगर ये किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ का हेडिंग है ना, तो उसके अंदर जिक्र उन रेंज ऑफ कस्टमर्स का जरूर होना चाहिए। आगे चलेगी, व्हाट मेक्स डिवाइस डिफरेंट देन द अल्टरनेटिव्स। व्हाट मेक्स डिवाइस डिफरेंट, व्हाट मेक्स डिवाइस डिफरेंट देन द अल्टरनेटिव। इसका मतलब ये है, अगर ये किसी पैराग्राफ का हेडर हुआ ना, तो उसमें इस डिवाइस का इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपैरिजन जरूर होगा, वहां पे अदर डिवाइसेस का जिक्र इस डिवाइस का जरूर होगा। क्लीनिंग वाटर फ्रॉम द रेंज ऑफ सोर्सेज, पानी को साफ करना रेंज ऑफ सोर्सेज। रेंज ऑफ सोर्सेज जब भी जिक्र आएगा तो एग्जाम्पल ऑफ सोर्सेज जरूर होना चाहिए, रिवर्स, वाटर बोरिंग होल्स, फॉर एन एग्जाम्पल सी, फॉर एन एग्जाम्पल वेल्स, उनका जिक्र जरूर होना चाहिए। एंड देन क्लीनिंग वाटर, क्लीनिंग का सिनोनिम मैक्सिमम क्या हो गया, प्योरीफाइंग, तो पता होना चाहिए बच्चों को कि प्योरीफाई का वर्ड वहां पे यूज है। ये रीडिंग का एग्जामिनर है, कभी भी हेडिंग का वर्ड वो पैसेज में यूज नहीं करेगा जब तक कि वो फंस ना जाए। फॉर एन एग्जाम्पल कुछ सिनोनिम हो ही ना, फॉर एन एग्जाम्पल वाटर का कोई सिनोनिम नहीं है, अब वो सिनोनिम क्या यूज करेगा, नहीं कर सकता उसका कोई सिनोनिम यूज, वाटर ने वाटर ही रहना। लेकिन जहां सिनोनिम बनेगा फाइनेंस मनी जरूर कर देगा उसको एक्सचेंज आपस में। सो नाउ ओवरकमिंग प्रोडक्शन डिफिकल्टीज, ओवरकमिंग प्रोडक्शन डिफिकल्टीज का मतलब अगर ये किसी पैराग्राफ का हेडिंग हुआ ना, तो उस पैराग्राफ के अंदर डिफिकल्टी, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र जरूर होगा। सो प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफिकल्टीज मीन हर्डल्स। प्रॉफिट नॉट द प्राइमरी गोल, प्रॉफिट प्राइमरी गोल नहीं है। वार्म वेलकम टू डिवाइस, लोगों ने जनाब से हाथ उठा के कहा आ जाओ आ जाओ डिवाइस आ गई। द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द वाटर शॉर्टेज, अब शॉर्टेज का सिनोनिम होता है स्कार्सिटी, शॉर्टेज का मतलब होता है स्कार्सिटी, नायाब होना, ठीक है ना जी। अब स्कार्सिटी एंड स्टोरेज, आपने यहाँ पे शॉर्टेज एंड स्कार्सिटी आपने यहाँ पे सिनोनिम लिख लेना अपने एग्जाम में। तो जहां जहां सिनोनिम बन गए आपने लिख लिया। अब आपने हेडिंग पढ़ी, हेडिंग्स बन रहे हैं टोटल 10 फॉर एन एग्जाम्पल, इन पैराग्राफ्स हैं 1 2 3 4 5 6 and 7. So there are 7 paragraphs and there are 10 headings. So one thing is clear that 3 headings तो surplus है। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो पैराग्राफ्स 7 हेडिंग्स पैराग्राफ पे पेस्ट हो जाएंगे, 7 आंसर्स हम कर देंगे और 3 हेडिंग्स आखिर में रह जाएंगे। अब जब आपने स्टेप नंबर 1 में हेडिंग को रीड किया, स्टेप नंबर 2 आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि उसका कोर क्या है, एंड नंबर 3 इसके बाद टेक दोज हेडिंग्स, टेक दोज हेडिंग्स which you think which you think are easy are easy to identify are easy to identify। उन हेडिंग्स को सबसे पहले उठाएं जो आपके ख्याल में बहुत आसान है आपके लिए ढूंढना। मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं उनको टिक करता हूँ। फर्ज करें ये देखिएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम द वाटर शॉर्टेज। आप पेंसिल घुमाए, पहली लाइन से एंड तक पढ़ना नहीं है और आप घूमते जाइए, देखिए कहाँ पे, पहले लिसन टू मी, अभी करना शुरू मत करें। तो आपको ये लगे हेडिंग कि यार यहाँ पे तो वाटर स्कार्सिटी का जिक्र ढूंढना आसान है, आप पहले पैराग्राफ के पहले वर्ड से पेंसिल घुमाना शुरू करें और आखिरी वर्ड तक ले जाएं।
आखिरी वर्ड तक ले जाएं, और जहां पे आपको वाटर स्कार्सिटी नजर आती है ना, ये वर्ड नजर आता है वाटर स्कार्सिटी और वाटर शॉर्टेज, रुक जाए वहां। जहां पे आपको वाटर शॉर्टेज नजर आए वहां पे एक लाइन पढ़ के कंफर्म कर लें कि क्या यहाँ पे वाटर शॉर्टेज का जिक्र हो रहा है, मार्क दी आंसर। पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके बाद देखें, अगर यहाँ पे एक और हेडिंग दिया हुआ है, रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर डिवाइस। आप जब पोटेंशियल कस्टमर फॉर डिवाइस का जिक्र करेंगे, इसका मतलब है कि आपको जहां पे वर्ड मिलेगा ना पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर डिवाइस या वैरायटी ऑफ यूजर्स, वैरायटी ऑफ कस्टमर्स, वहां पे रुक जाए। पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक पढ़े। हाँ, जिस हेडिंग को आपने किसी पैराग्राफ पे लगा दिया उस पैराग्राफ को काट। पहली दफा अगर 7 पैराग्राफ है, पहला हेडिंग का आंसर होता गया, तो एक पैराग्राफ कट जाएगा। सेकंड टाइम जब आप सर्च कर रहे होंगे तो 6 पैराग्राफ्स होंगे। थर्ड हेडिंग को सर्च कर रहे होंगे तो 5 पैराग्राफ्स होंगे। फिर अगली हेडिंग को सर्च कर रहे होंगे तो 4 पैराग्राफ्स होंगे। उससे अगली बार 3 होंगे। तो ग्रेजुअली आपकी स्पीड तेज होती जाएगी। आगे चलिए, फिर हम ढूंढ लेंगे पोटेंशियल रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर डिवाइस। इसका मतलब है ये जहां पे जिक्र होगा आपके इस पूरे के पूरे पैसेज के, जिस पैराग्राफ के अंदर वैरायटी ऑफ यूजर्स, वैरायटी ऑफ कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर डिवाइस का जिक्र होगा, ये हेडिंग वहीं पे फिट होना चाहिए। और एक लाइन पढ़ ले वहां पे टू रिकन्फर्म। अब देखें इसके बाद चलिएगा सर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीनिंग वाटर फ्रॉम रेंज ऑफ सोर्सेज। इसको ढूंढना आसान। क्यों बना रेंज ऑफ सोर्सेज? रेंज ऑफ सोर्सेज जब वाटर की बात करते हैं ना, तो वो जिक्र करेगा एग्जांपल्स का, बोर होल्स, वेल्स, रिवर, सी। ढूंढना आसान है। कहाँ पे 3 4 5 इकट्ठे दिए हैं? जहाँ पे 3 4 5 सोर्स ऑफ वाटर इकट्ठे दिए हैं, एक लाइन पढ़ के रिकन्फर्म करें खुद को कि यही आंसर है। मार्क करें इस हेडिंग को। अगर आपके ये 3 हेडिंग 4 हेडिंग आंसर हो जाते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पैराग्राफ 7 से कम होके रह जाएंगे 4। जब 4 हेडिंग रह जाएंगे 3, जब 5वां हेडिंग हो जाएगा रह जाएंगे 2। तो ग्रेजुअली योर स्पीड विल कम मैनी मैनी टाइम्स क्विकर। तो पहले उन हेडिंग्स को निकालने की कोशिश करें बेटा जो आपके ख्याल में आसान है आपके लिए ढूंढना। अब आगे देखिएगा, व्हाट मेक्स डिवाइड डिफरेंट देन द कॉम्पिटिटर्स, डिफरेंट देन द अल्टरनेटिव्स, ये नंबर 5 को टिक कर रहा हूं। जिस पैराग्राफ के अंदर डिवाइस का कंपैरिजन अदर डिवाइसेस के साथ होगा, दैट वुड बी द आंसर। पहले वाला हेडिंग देखिए, गेटिंग फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन, कितना आसान है। पूरे के पूरे पैसेज में जहां पे मनी और बड़ी फिगर ऑफ फाइनेंस का जिक्र होगा, वहां पे एक लाइन पढ़े, मार्क द आंसर। एंड इन दिस वे आपकी 5 हेडिंग्स होती गई, पीछे रह क्या जाता है। आगे चले, फ्रॉम इनिशियल इंस्पायरेशन टू द न्यू प्रोडक्ट। अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि बेसिक आइडिया कहाँ से मिला, बेसिक इंस्पायरेशन या इनिशियल इंस्पायरेशन और बेसिक आइडिया को अपने जेहन में बिठा के पेंसिल घुमाना शुरू करें। जहां पे मिलता है वहां रुक जाए। रीड वन लाइन एंड मार्क दी आंसर। फॉर एग्जाम्पल चलें एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चलें एक्सरसाइज करते हैं इसकी और देखते हैं सर क्या कह रहे थे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला हेडिंग, जो मैंने आपको बोला, मैंने कहा पहला हेडिंग जो आसान है आपके लिए ढूंढना, शायद मुश्किल ना हो इतना। दैट इज व्हाट हम यहाँ से निकाल लेते हैं। व्हाट इज दैट? द वाटर शॉर्टेज। सो नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द वाटर शॉर्टेज। हम आते हैं इसको पैसेज में लेके, हम पैसेज में लेके आते हैं इसको। और हम पैसेज में ले आने के बाद इस स्पेसिफिक जो है हेडिंग, इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हम जा रहे हैं पैसेज में और हम लाइन बाय लाइन चलते चलते देखते हैं। मैं अपना हाईलाइटर ऑन कर रहा हूँ और देखता हूँ कि कहाँ पे जिक्र हुआ है कहीं वाटर शॉर्टेज का। तो अगर मैं इसको चलाना शुरू करूँ तो ए में कहीं कोई वाटर शॉर्टेज नहीं। बी के अंदर एंड आई एम नॉट रीडिंग, आई एम जस्ट स्कैनिंग द पैसेज। सी के अंदर इट्स नथिंग। डी के अंदर, आज जी डी के अंदर जरा देखिएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखिएगा जरा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। डी के अंदर सेकंड लाइन में और पहली लाइन में लिखा है वाटर स्कार्सिटी। अब मैं एक लाइन मार्क कर रहा हूँ जिसमें ये वर्ड आया। In the recent analysis found that the 2/3 of the world population is living in the severe water shortage or the scarcity for at least a month in the year. So this specific paragraph is explaining what? This specific paragraph is explaining the water shortage. So I'm going to mark the heading on it one. It is what written. What is written here? Range of the potential. Sorry, ये है last वाला, the water shortage, and the last heading has gone now. The last heading has gone as in red. I made it red and I made the paragraph red. बाद में देखते हैं किट से कितने आंसर हमारे, या आंसर की से देखेंगे किन से आंसर ठीक है या कितने गलत है। तो एक को हमने मार्क कर दिया। अगला हेडिंग उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगला हेडिंग जो मैं दूसरा उठाता हूँ, क्लीनिंग वाटर फ्रॉम रेंज ऑफ सोर्सेज। फिर मैं जा रहा हूँ पहले पैराग्राफ की पहली लाइन पे, वहां से मैं रेंज ऑफ सोर्सेज ढूंढता हुआ नीचे आता हूँ। और अब मुझे डी पैराग्राफ नहीं पढ़ना बिकॉज मैंने इसका आंसर मार्क कर दिया। आगे चलेगा जी। सो नाउ नंबर 1, द पैराग्राफ नंबर 1, एंड इसके अंदर रेंज ऑफ सोर्सेज नहीं है। डिसऑर्डिनेटर ऑफ मोबाइल, एंड हियर इज नथिंग। नंबर 3, लीडर ऑफ द फैमिली,
इट कैन सेल अप टू नो। डी को भी छोड़ दें, डी को भी छोड़ दें। So now paragraph number 8 contains nothing like cleaning water from the range of sources. Number 2 पे देखिएगा, B को देखिएगा, desalinator operates as a mobile desalinator unit, ये लिखा हुआ है it take water from different sources, different places. अब different places के साथ इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है different places से water लेता है and purify this for human consumption. For example, sea, river, boreholes, rains and purify for the human consumption. So मैं paragraph B के साथ heading mark कर रहा हूँ and that heading is what? हेडिंग इज क्लीनिंग वाटर फ्रॉम द रेंज ऑफ सोर्सेज। मैं इसको डिफरेंट कलर दे रहा हूं। मार्क करें इस आंसर को। आई एम नॉट इवन रीडिंग वन लाइन, आई एम जस्ट मैचिंग द कॉन्सेप्ट वेयर आई फाइंड दैट इन द पैसेज। मैं सिंपली उस पैराग्राफ को उस हेडिंग के साथ रिलेट कर रहा हूं। इसके बाद हम इसका आंसर देख लेंगे कि किट में क्या है। आगे चले, अगले वाला जो मेरे लिए ढूंढना आसान है, द रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर डिवाइस। अब जब रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स की हम बात कर रहे हैं तो पैराग्राफ नंबर 1 में देखते हैं कि पोटेंशियल कस्टमर्स का जिक्र है, तो वहां पे कस्टमर्स का कोई जिक्र नहीं। अब एक वर्ड को मैंने बेस बनाया हुआ, दैट वर्ड, दैट कस्टमर। जहां पे कस्टमर आएगा वहां मैं रुक जाऊंगा। डिसोलिनेटर, डिसोलिनेटर एंड देन दिस पैराग्राफ कंटेन्स द थिंग। आ जाए ई पे, ये देखिएगा जी, वैरायटी ऑफ यूजर्स। पहली लाइन में लिखा हुआ है द डिवाइस इज एम्ड एट द वैरायटी ऑफ यूजर्स एंड फ्रॉम द होम ऑनर्स टू द डेवलपिंग वर्ल्ड and do not have a constant supply of the water to people living off of the grid and the rural parts of the US as well. मैं मार्क कर रहा हूं जी इस आंसर को। सो वैरायटी ऑफ यूजर्स, ये आ गया जनाब आपका वैरायटी ऑफ यूजर्स का हेडिंग, पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर द डिवाइस, और यहां से मैं ग्रीन कर रहा हूं आपके इस पैराग्राफ ई को भी, और इस तरह से मैंने एक और हेडिंग मार्क कर दिया। ओके जी, आगे चलिए। सो नाउ What makes device different than the alternatives? नंबर 5 पे दिया हुआ जी। अब देखें आपका पैराग्राफ कितने रह गए, 3 पैराग्राफ खत्म हो गए, 7 में से पीछे रह गए। अब आपके पास 4 पैराग्राफ। पहले वाले में देखें जनाब, क्या कंपटीशन कंपैरिजन को जिक्र है? कोई कंपटीशन कंपैरिजन, कंपटीशन अदर डिवाइसेस कंपैरिजन, नो। डिवाइस टेक्स, ये आ गया जनाब, ये देखिएगा, डिसैलिनेटर कैन प्रोड्यूस 15 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे एंड इनफ टू सस्टेन फॉर वन फैमिली। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है and this is the main selling point that unlike other standard desalination techniques, it does not require power regeneration but just the sunlight. तो यहाँ पे जिक्र हो रहा है others का, other standard desalinated technique से ये different है। इसका मतलब आ गया ना कंपैरिजन। तो ये मैं मार्क कर रहा हूँ सी को, और मैं नहीं पढ़ रहा बाकी, मैं यहां से आंसर कर रहा हूं व्हाट मेक्स डिवाइस डिफरेंट देन द अल्टरनेटिव्स। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस हेडिंग को आप माउंट करने जा रहे हैं किसी पैराग्राफ पे, उस पैराग्राफ में उस हेडिंग से रिलेटेड कोई बात होनी चाहिए ना। आई नो दैट दिस वीडियो विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर फ्यू ऑफ माय कॉम्पिटिटर्स। मैं कभी रीडिंग का नहीं बनाता हूँ वीडियो, लेकिन बहरहाल दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर सम ऑफ माय कॉम्पिटिटर्स एट हाउ आई वर्क जस्ट विद अ लाइन। बट मेरे बच्चों के लिए अगर अच्छा है और अगर कोई इसको देख के फायदा उठा सकता है तो कोई बात नहीं, आई विल डू इट, कोई मसला नहीं। सो आगे चलिएगा जी। सो नाउ नेक्स्ट वन इज द इनिशियल इंस्पायरेशन फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट। अब देखिए आपके 4 हेडिंग्स कट गए 5 मिनट में, 5 मिनट में 4 हेडिंग्स गए। अब 4 हेडिंग्स गए, 4 पैराग्राफ्स गए, अब रह गए 3 पैराग्राफ्स। ठीक है जी, अब मैं उठाता हूं गेटिंग फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन। अब देखिए पहले वाले के अंदर किसी फाइनेंस का जिक्र है, आंसर इज नो। आए पैराग्राफ एफ के अंदर द यूनिट प्राइस फाइनेंस का जिक्र है, कहीं पे 1000 का जिक्र है, मैंने मार्क कर दिया। अगले वाले में देखें 3,40,000 का जिक्र है। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसमें भी पैसे हैं, इसमें भी पैसे हैं। यहाँ पे 1000 यूनिट के सेल होने का जिक्र है एंड अलॉन्ग विद 340,000 के इकट्ठे होने का जिक्र है। तो दोनों में चूंकि फाइनेंस है, इसलिए मैं आखिरी वाला जिसमें बड़ा फिगर है मैं उसकी एक लाइन पढ़ता हूँ। द कंपनी इटसेल्फ बेस्ड ऑन इंपीरियल कॉलेज इन लंदन through although Jason is its chief executive still lives in UAE, he has raised 340,000 in funding so far. Within 2 years, he says the company aims to sell 1,000. अब देखो सेल कंपनी एम्स टू सेल 1000 यूनिट्स पर मंथ। बनाएगी तो बेचेगी ना। मार्क करें जी को, मार्क करें जी को। एंड इसमें जिक्र है प्रोडक्शन फाइनेंस का, मैं इसको जी के साथ मार्क कर लूं और इसके ऊपर मैं हेडिंग लगा रहा हूं पहले वाली, गेटिंग फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन, गेटिंग फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन। I'm left with only 2 paragraphs and I'm left with 1 2 3 4 5 headings. अब आ गया अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट। अब मैं पहले पैराग्राफ पे जा रहा हूं, जब मेरी इतने करीब आ गया हूं ना जहां पे सिर्फ मेरे पास 2 पैराग्राफ रह गए हैं, तो अब मैं पैराग्राफ नंबर 1 पे खड़ा हूं।
अब रिमेनिंग हेडिंग्स को मैं पहले लेके आऊंगा पैराग्राफ 1 पे, हेडिंग 1 को, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। मैं हेडिंग्स को हर चूंकि पैराग्राफ सिर्फ 2 रह गए, मैं पांचों हेडिंग्स को जो रहती है मैं पहले पैराग्राफ नंबर 1 पे ट्रायल करूंगा। अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट पहले वाले पैराग्राफ के अंदर बेनिफिट का, ये रिवॉर्ड का कोई जिक्र नहीं है। इनिशियल इंस्पायरेशन फॉर द न्यू प्रोडक्ट, इनिशियल इंस्पायरेशन फॉर द न्यू प्रोडक्ट, हियर कम्स द वर्ड बेसिक आइडिया। सो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यहां पे एक वर्ड मिल गया बेसिक आइडिया, डेवलप द बेसिक आइडिया, एंड देन इसमें मैं एक लाइन बना लूंगा। 2 decades later, Jason developed the basic idea he saw in the South Asia in a portable device that uses the power for the sun and purify the water। कहता है 20 साल बाद जेसन ने डेवलप कर लिया दैट बेसिक आइडिया व्हाट ही सा, जो उसने पहले देखा हुआ था। इसका मतलब ये है कि जेसन ने जो पहले देखा था उसकी बुनियाद पर 20 साल बाद उसने इस डिवाइस को बना लिया। सो द इनिशियल इंस्पायरेशन टिल द न्यू प्रोडक्ट 3 को मैं इस पे मार्क कर रहा हूं। इट इज हेडिंग नंबर 3, इट इज ऑन द पैराग्राफ नंबर 1। आइए जी, अब मेरे पास रह गया सिर्फ एक पैराग्राफ, एंड दैट लास्ट पैराग्राफ इज एफ। नाउ यू वांट टू रीड द पैराग्राफ, दैट इज योर कॉल। You don't want to read the paragraph, if you want to compare all rest 4 headings with this paragraph, that is your choice। Unexpected benefit, देखिए इसके अंदर कहीं बेनिफिट का जिक्र है? प्राइस डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन डील, कोई बेनिफिट का जिक्र नहीं है। सो इट इज द एक्स्ट्रा हेडिंग। ओवरकमिंग प्रोडक्शन डिफिकल्टीज, क्या इधर प्रोडक्शन का कोई जिक्र है? प्राइस इज बॉट, नो, देयर इज नो डिस्कशन ऑफ प्रोडक्शन एट ऑल। आगे चले, प्रॉफिट नॉट द प्राइमरी गोल, profit not the primary goal, price will vary according to where it is bought. In developing countries, price will depend on the deal with the aid organization can negotiate. In developed countries, it will be it is likely to come in $1000 और pound 685 a unit। जेसन सेठ कहता है कि गरीब मुल्कों में कोई प्राइस नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी वहां पे जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ क्या नेगोशिएशन हो सकती है लोगों के साथ। और जो डेवलप कंट्रीज है, अमीर मुल्क है, वहां पे हम $1000 का बेचेंगे। इसका मतलब यह है कि गरीब मुल्कों में सस्ता बिकेगा, अमीर मुल्कों में महंगा बिकेगा। प्रॉफिट इज नॉट द प्राइमरी गोल, हेडिंग मार्क कर रहा हूं मैं, यही हेडिंग बनेगा इसका। बिकॉज अगर वो हर जगह पे महंगा बेचते तो इसका मतलब है प्रॉफिट इज देयर गोल। जब वो हर जगह पे महंगा नहीं बेच रहे, गरीब मुल्कों के लिए सस्ता, महंगे मुल्कों के लिए ज्यादा, इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट नॉट द प्राइमरी गोल। तो मेरे ख्याल के अंदर जो आपके आंसर्स बनते हैं, जो जी का आंसर है दैट विल बी 1। मैं यहां लिख रहा हूं जी, जी का जो आंसर है दैट इज 1, यहां पे लिख देता हूं 1 इज द आंसर ऑफ जी, एंड देन 3 इज द आंसर, 3 is the answer of 1, and then the 4 is the answer, 4 is the answer of E, 4 is the answer of E, and then 5 is the answer of C, and then 6 is the answer of B, and then 8 is the answer, 8 is the answer of F, 8 is the answer of F, and 10 is the answer of D। So अब आप अपने आंसर्स किट में देख लीजिए। So what we worked on 3, 6, यहां पे लिख देता हूं ताकि हमारा कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। It is for A, B, C, and D, 3 and then 6 and then 5, then 10 and 4, 10 and then 4, and then 8 and 1, and these are the answers. Okay, so the answers for paragraph A to G is A, B, C, D, E, F, G, 3, 6, 5, and 10, 8, and 4. And I'm going for the answer key. What the answer key says, I'm going to open the answers in the answer key and you check that. So question number is question number 14 to 20. So 14 to 20, 14, 3,
15:6, 16:5, 17:10, it's 18:4, it's 19:8, and it's 21. So all answers are correct. What I'm telling you what to do. पढ़े हेडिंग्स को, हेडिंग का कोर निकालें, और जो बात हेडिंग में डिस्कस हुई है वो बात उठाएं और पैसेज में जाएं। जिस पैराग्राफ में आपको उस हेडिंग से मुतालिक बात नजर आती है, उस पैराग्राफ को जहां वो बात नजर आती है, सिर्फ एक लाइन पढ़ें एंड मार्क दी हेडिंग, एंड दैट इज व्हाट द मैक्सिमम टाइम यू शुड गिव टू दैट क्वेश्चन। हेडिंग द पैराग्राफ कुछ भी नहीं है, इससे डरे मत। अपना ख्याल रखिए, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए।